बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा जी, आज हमने अपना इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस का जो रिमेनिंग पार्ट था ना उसे पढ़ना है। दरअसल वो आपको पता था कि वीडियो ज़रा शॉर्ट बन गई थी, इस वजह से इंट्रोडक्शन का जो हाफ़ पार्ट है बेटा वो हमारा रह गया था, उसे आज हमने पढ़ना है। तो यहाँ से बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस के लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस अहमियत क्या है। होम्योस्टेसिस की इंटरनल फ्लक्चुएशंस, ये बेटा मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि जब हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उसकी वजह से हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर भी फ्लक्चुएशंस यानी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। लेकिन होम्योस्टेसिस क्या करती है, वो उन फ्लक्चुएशंस को जो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आ रही हैं उनको बेटा जी मेंटेन करती है नैरो रेंज के अंदर, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट में इंटरनल कंडीशंस में चेंजेस आती हैं, लेकिन वो चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर एक मैकेनिज़्म है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। नैरो रेंज के अंदर बेटा क्यों मेंटेन किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया था कि जो होम्योस्टेसिस है इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को फ़िक्स रखते हैं। होम्योस्टेसिस के मीनिंग फ़िक्स रखना नहीं होते। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट करेगा, वो चेंज होगा, जब उसमें तब्दीली आएगी तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट भी फ्लक्चुएट करेगा, तब्दील हो जाएगा। लेकिन होम्योस्टेसिस के ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम अंदर वाले इन्वायरमेंट के अंदर, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आ रही है ना उसे एक रेंज के अंदर मेंटेन करते हैं। फ़िक्स बेटा जो पॉइंट होता है ना, कि अगर हम थोड़ा एग्जांपल के लिहाज से समझें तो बेटा जो फ़िक्स पॉइंट होता है उसे अचीव करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। फ़िक्स पॉइंट को अचीव करना इजी नहीं होता। जैसा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हमारे पास एक पॉइंट है और आप इस पॉइंट को कोई चीज़ थ्रो करें और वो सीधी इस पॉइंट के ऊपर आकर लगे, तो बेटा फ़िक्स पॉइंट के ऊपर निशाना लगाना आप लोगों के लिए क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको एक रेंज दे दी है, अब आपने एक बॉल थ्रो करना है जो फ़िक्स पॉइंट की बजाय इस रेंज के अंदर किसी जगह पर भी लग जाए तो ओके है। तो अब बेटा ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी तरह आपने पढ़ा था कि हमारे जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बेटा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि हमारी बॉडी के एंजाइम जो बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो कौन से टेम्परेचर पे करते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए और वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए तो इसकी वजह से हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है ना बेटा वो 37 पे फिक्स तो रहेगा नहीं, वो भी फ्लक्चुएट करेगा, चेंज होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो हमारे एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे और डेथ हो जाएगी इंसान की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर की बेटा एक रेंज होती है, वो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर का टेम्परेचर चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान मेंटेन किया जाता है। इसी को हम कहते हैं नैरो रेंज। अब देखें ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 37,
ऑप्टिमम से डिक्रीज़ हो तो जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज़ हो 36 पर आए, इससे इंक्रीज़ हो तो जस्ट 38 पर पहुँचे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हो, यानी नैरो रेंज के अंदर मेंटेन किया जाएगा। उसके कंपेयर अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखें तो उसमें फ्लक्चुएशंस वाइडर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है, लेकिन हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रही है वो ज़्यादा नहीं आ रही, वो एक इंतहाई कम रेंज के अंदर आएगी। तो ये बेटा है इसकी इम्पोर्टेंस। और इम्पोर्टेंस के बाद अब हमने बेटा यहाँ पे पढ़ना है एक्सप्लेनेशन ऑफ होम्योस्टैसिस। जितना हमने पढ़ा है उसकी अब हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को समझना है। की पॉइंट है बेटा, यहाँ से MCQs निकलेंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकलेंगे, इनको ज़रा समझना है। एक्सप्लेनेशन में बेटा बता रहे कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अज्यूम्ड के मीनिंग बेटा होते हैं कि फ़र्ज़ कर लेना, कि हर ऑर्गेनिज्म ने क्या कर लिया है, फ़र्ज़ कर ली है, अपने लिए लाजमी कर लिया है इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अपनी इवोल्यूशन के दौरान, हैज़ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि उसके इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर कुछ मखसूस चीज़ें होनी चाहिए। चीज़ें भी क्या होनी चाहिए, मखसूस, और उनकी रेंज भी क्या होनी चाहिए, मखसूस। स्पेसिफिक सेट के बेटा मीनिंग ये है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो कितना होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर साल्ट कितने होने चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसकी pH कितनी होनी चाहिए, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर कितना होना चाहिए। तो वो यहाँ पे हमें ये बता रहे कि इवोल्यूशन के दौरान ऑर्गेनिजम्स ने अपने लिए फ़र्ज़ कर लिया है कि उनकी बॉडी के अंदर कुछ मखसूस चीज़ें होनी चाहिए और एक ख़ास रेंज के अंदर होनी चाहिए, यानी कि ग्लूकोज हो तो कितना होना चाहिए, अगर साल्ट हैं तो कितने होने चाहिए, वाटर है तो कितना होना चाहिए, और उसके अलावा जो सॉल्यूशन की pH है वो कितनी होनी चाहिए। इसका बेटा फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि एक स्पेसिफिक चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर रखना, उसको मेंटेन करना इंतहाई आसान होता है। जैसा कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कल आपका टेस्ट होगा और मैंने टेस्ट में 3 क्वेश्चंस लिखवाने हैं और मैंने 3 क्वेश्चन पूरी बुक में से कहीं से भी लिखवा लेने हैं, तो ये आप लोगों के लिए इसको प्रिपेयर करना, मैनेज करना क्या होगा, मुश्किल। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि बेटा जी ये आपके पास 3 पेजेस हैं, आपने ये 3 पेज तैयार करने हैं और इन 3 पेजेस में से आपको मैंने 3 क्वेश्चन लिखवाने हैं, तो अब मैंने आपके लिए पेज मखसूस कर दिए। अब प्रिपेयर करना आपके लिए क्या होगा, आसान। तो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को, मखसूस चीज़ को ऑर्गेनिज्म का अपनी बॉडी के अंदर रखना, उसको मैनेज करना क्या होता है, आसान। उसके बाद बेटा लिखे कि एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेरियस लेवल्स कौन से होते हैं, हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल से, जिसमें एटॉमिक लेवल था, सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली लेवल, उसके बाद सेल लेवल, टिश्यू लेवल, आर्गन लेवल, आर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ये डिफरेंट लेवल्स हमने पढ़े थे। तो वेरियस लेवल्स यानी कि एटॉमिक लेवल का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कौन से एटम्स होने चाहिए। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब ये है कि इस लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पर होम्योस्टैसिस का मतलब ये है कि बॉडी में कौन से मॉलिक्यूल होने चाहिए। और उसके अलावा ऑर्गेनेली लेवल पर होम्योस्टैसिस हमें बता रही है कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेली होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। सेल लेवल पर कि बॉडी में कौन से सेल होने चाहिए, कौन से टिश्यू होने चाहिए, कौन से आर्गन होने चाहिए, कौन सा आर्गन सिस्टम होना चाहिए।
ऑफ ऑर्गेनिज्म सूटेबल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बेटा ये जो वेरियस लेवल्स पर होम्योस्टैसिस है ये ऑर्गेनिज्म हमेशा अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से करेगा। उसके बाद है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स कंटिन्यूसली चेंजेस, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और उसके कंपोनेंट्स, उसके अज्जा जो हैं वो कंटिन्यूसली मुसलसल क्या होते हैं, चेंज। मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डायनामिक है। डायनामिक का मतलब है कि उसमें क्या आती रहती हैं, चेंजेस, मुसलसल वो क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है। बट ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट, जैसे बेटा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट होगा इंटरनल इन्वायरमेंट पर, तो इंटरनल इन्वायरमेंट भी क्या होगा, चेंज। जब इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज होने लगेगा तो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस शो करेगा और अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज होने से बचाएगा। एंड मैनेज दीज चेंजेस बाय मेकिंग एडजस्टमेंट। अब बेटा यहाँ इसको ज़रा क्लियर करने कि सपोज़ करें हमारे पास एक ऑर्गेनिज़म है और ये ऑर्गेनिज़म एक ऐसी कंडीशन में बेटा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कोल्ड कंडीशन है, इंतहाई सर्द कंडीशन है। इसका मतलब यह है कि सर्दी पड़ने का मतलब यह है कि इस ऑर्गेनिज़म की बॉडी के बाहर जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़। जब बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो ज़ाहिरी बात है कि बेटा उसका अफेक्ट पड़ेगा बॉडी के अंदर वाले टेम्परेचर पर, तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज़। अगर ऑर्गेनिज़म अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को एक्सटर्नल के साथ डिक्रीज़ करता जाए, उसके साथ क्या करता जाए, डिक्रीज़, तो ऑर्गेनिज़म जो है उसकी जो बॉडी के अंदर एंजाइम है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से इनएक्टिव हो जाएंगे। जब वो इनएक्टिव होंगे तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। एक बात ज़हन में रखनी है, अगर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इनक्रीज़ हो जाए तो एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, लेकिन अगर इंटरनल टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए तो एंजाइम डी नेचर नहीं होते बल्कि वो इनएक्टिव हो जाते हैं और फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देते हैं। तो अब बेटा ऑर्गेनिज़म क्या करेगा, वो ऐसा करेगा कि वो ऑर्गेनिज़म अपनी बॉडी के अंदर हीटिंग सिस्टम ऑन करेगा। जब बाहर सर्दी पड़ेगी, बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज़। अब ऑर्गेनिज़म क्या करेगा, वो बॉडी के टेम्परेचर को इनक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, अपनी रेंज तक लेके जाएगा। तो उसे कौन सा सिस्टम ऑन करना पड़ेगा, हीटिंग, यानी कि बॉडी के अंदर वो ऐसा सिस्टम ऑन करेगा जो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज़म ने उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंज के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो की बाय मेकिंग एडजस्टमेंट, कि उसने अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लिया। अब ऑर्गेनिज़म ऐसा तो नहीं कर सकता कि वो सर्दी पड़ना रोक दे, कि सर्दी पड़ने के अमल को रोक दे, ऐसा नहीं हो सकता। ऑर्गेनिज़म अपनी बॉडी के अंदर क्या लेकर आएगा, चेंजेस लेकर आएगा। To keep its own internal environment within narrow range, thus protect organism from harms of fluctuation। अब इसके बाद बेटा है कि होम्योस्टेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस, होम्योस्टेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस। होम्योस्टेसिस इज़ सेंट्रल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट बेटा कहते हैं ज़रूरत है, ज़रूरी है। सेंट्रल कहते हैं बुनियादी। फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज़म। अब बेटा यहाँ पे देखें, किसी भी ऑर्गेनिज़म के ज़िंदा रहने के लिए, उसके वजूद को बरकरार रखने के लिए उसमें किस चीज़ का होना ज़रूरी है, होम्योस्टैसिस। जब होम्योस्टैसिस नहीं होगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस रहेंगी, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट भी अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाएगा तो ऑर्गेनिज़म बेटा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सर्वाइव करने के लिए जो सेंट्रल रिक्वायरमेंट है वो बेटा क्या है, होम्योस्टैसिस।
विच कंपेल्स द एडाप्टेशंस बेटा हम कहते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आने वाली वो चेंजेस, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आने वाली वो चेंजेस जो उसको उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर रहने के काबिल बनाती हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? एडाप्टेशंस इन कंटिन्यूसली चेंजिंग कंडीशंस। बेटा जैसे बाहर की कंडीशंस चेंज हो रही हैं ना, मुसलसल चेंज हो रही हैं, तो होम्योस्टैसिस की वजह से बॉडी के अंदर जो है वो नई नई चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, जो बाहर वाली बदलती हुई कंडीशन में रहने के काबिल बनाती हैं। दस कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशनरी प्रोसेस। अब बेटा इसको समझना है। सपोज़ करें कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज़म है, वो इंतहाई हॉट कंडीशन में रह रहे हैं, इंतहाई गर्म कंडीशन के अंदर, यानी कि जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और अब ये जो ऑर्गेनिज़म है बेटा, जब ये गर्म इन्वायरमेंट के अंदर गर्म जगह पर रहेगा तो ज़ाहिरी बात है कि बाहर का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा, जिसकी वजह से इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? इनक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिज़म क्या करेगा? वो रेजिस्टेंस शो करेगा। रेजिस्टेंस कैसे शो करेगा? कि वह अपने टेम्परेचर को इनक्रीज़ नहीं होने देगा, बल्कि डिक्रीज़ करेगा, अपनी रेंज में रखेगा, टॉलरेबल रेंज के अंदर, वो रेंज जिसे ऑर्गेनिज़म आसानी से बर्दाश्त कर सकता हो। तो इसके लिए बेटा उसे कौन सा सिस्टम ऑन करना पड़ेगा? कूलिंग सिस्टम। जब बाहर का टेम्परेचर इनक्रीज़ होगा, अंदर का टेम्परेचर भी क्या होगा? इनक्रीज़। अब ऑर्गेनिज़म क्या करेगा? वो कूलिंग सिस्टम ऑन करेगा। कूलिंग सिस्टम क्या करेगा? उसके अंदर के टेम्परेचर को इनक्रीज़ नहीं होने देगा, बल्कि जो इनक्रीज़ होगा उसे डिक्रीज़ करके वापस उसकी रेंज में लेकर आएगा। अब बेटा अगर ऐसा हो जाए कि इस ऑर्गेनिज़म का इन्वायरमेंट हम अचानक चेंज कर दें, पहले ये कौन सी कंडीशन में था? हॉट कंडीशन के अंदर। तो इसने अपने अंदर कौन सा सिस्टम बना के रखा हुआ था? कूलिंग सिस्टम। अगर हम इसको हॉट कंडीशन से लेकर बेटा कहाँ पर पहुँच जाएं? कोल्ड कंडीशन के अंदर। जब कोल्ड कंडीशन में पहुँचेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि बाहर का टेम्परेचर इसकी बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा। जब बाहर का टेम्परेचर इसकी बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा तो उसकी वजह से बेटा इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? अब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करेगा। तो अब इसे कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कौन सा सिस्टम बनाएगा? हीटिंग सिस्टम। पहले इसकी बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम था? कूलिंग सिस्टम। अब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, बाहर सर्दी पड़ी, बाहर टेम्परेचर कम हुआ, अब ऑर्गेनिज़म ने अपने अंदर कौन सा सिस्टम बना लिया? हीटिंग सिस्टम। तो बेटा ज़ाहिरी बात है कि जो हीटिंग सिस्टम है वो कूलिंग सिस्टम से क्या होगा? डिफरेंट। इसका मतलब है कि अब इस ऑर्गेनिज़म के अंदर एक नया स्ट्रक्चर बन गया। इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। नई नई स्ट्रक्चर का बनना, नई नई चीज़ों का बनना। और बाज़ का बेटा जो अंदर सिस्टम बने हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी के अंदर, जब इन्वायरमेंट बाहर वाला चेंज होता है तो अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस वो ऑर्गेनिज़म लेकर आ जाता है कि वो ऑर्गेनिज़म एक न्यू स्पीशीज़ में चेंज हो जाता है, जो पहले वाले से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो होम्योस्टैसिस है वो क्या काज करती है? इवोल्यूशन। क्योंकि जब ऑर्गेनिज़म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बदलते हैं तो उनके अंदर वाली कंडीशन, अंदर वाला जो सिस्टम है वो भी चेंज हो जाता है। जब अंदर चेंज आती है तो वो एक ऑर्गेनिज़म को बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है और वो हमें एक नई किस्म का ऑर्गेनिज़म महसूस होता है। इसके बाद बेटा हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैसिस। कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टैसिस के बॉडी के कौन कौन से ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं जो बड़े जल्दी चेंज हो जाते हैं और उनको फिर जो है वो बॉडी मैनेज करके मेंटेन करके रखती है। तो मोस्ट ससेप्टिबल बेटा कहते हैं जो आसानी से चेंज हो जाए। कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज़म
दैट चेंजेस विद फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि बॉडी के वो कंपोनेंट जो बाहर वाले इन्वायरमेंट में आने वाली फ्लक्चुएशंस, आने वाली तब्दीलियों की वजह से बड़े आसानी से चेंज हो जाते हैं बेटा। वो हमारे पास 3 हैं। पहला क्या है? टेम्परेचर। जब बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज़। जब बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिक्रीज़। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम टेम्परेचर को एक ऐसी रेंज में मेंटेन करेंगे जो हमारे लिए टॉलरेबल हो, जिसे हम बर्दाश्त कर सकें। तो टेम्परेचर को एक टॉलरेबल, काबिल बर्दाश्त रेंज में मेंटेन करने का बेटा नाम है थर्मो रेगुलेशन। सेकंड बेटा कंपोनेंट है वाटर एंड साल्ट। वाटर एंड साल्ट, वाटर और साल्ट की मेंटेनेंस का बेटा नाम क्या है? ओस्मो रेगुलेशन। जब बाहर पानी ज़्यादा होगा, जब हम बाहर से पानी को ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे तो अंदर भी पानी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा। अब हम अंदर पानी ज़्यादा नहीं होने देंगे, अब हम अंदर से पानी को निकालेंगे। जब हमें बाहर से पानी ना मिल रहा हो तो हमारी बॉडी के अंदर पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब हम पानी को निकालेंगे नहीं, अब हम उस पानी को ज़ाय होने से बचाएंगे। सेम इसी तरह साल्ट, जब उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, जब वो हम बॉडी में ज़्यादा लेके जाएंगे तो बॉडी से निकालेंगे भी ज़्यादा। जब बॉडी में कम जाएंगे तो फिर हम उनको ज़ाय होने से बचाएंगे। तो वाटर और साल्ट, इन दोनों की बेटा जो मेंटेनेंस है उसे हम क्या नाम देते हैं? ओस्मो रेगुलेशन। इसके बाद बेटा हमारे पास है एक्सक्रीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सक्रीशन बेटा है कि इट इज़ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, स्पेशली नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसको बेटा समझना है। इसका कंसेप्ट जो है ये हमारा पूरा एक आर्टिकल है एक्सक्रीशन, वहाँ भी क्लियर हो गया इंशाल्लाह। और उसके लिए बेस यहाँ पे बेटा आपने बनानी है। अब बेटा एक बात ज़हन में रखें कि जो चीज़ भी हम खाते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 12। वहाँ पे बेटा आपने पढ़ा था कि जो चीज़ भी हम खाते हैं वो हमारे स्टोमक तक जाएगी, वहाँ डाइजेस्ट होगी, हमारी ओरल कैविटी में पहले डाइजेस्ट होगी, फिर स्टोमक में डाइजेस्ट होगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो बेटा हमारी फूड डाइजेस्ट हो जाती है ना, डाइजेस्ट होने के बाद उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन से अपने ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लड उस फूड को हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे सेल तक पहुंचती हैं डाइजेस्ट होने के बाद, अब सेल के अंदर उनको केमिकल रिएक्शन के ज़रिए मज़ीद तोड़ा जाता है। उनका सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन के ज़रिए टूटना, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज़म। क्या नाम दे रहे हैं? मेटाबॉलिज़म। और इस मेटाबॉलिज़म के दौरान कुछ सब्सटेंसेस ऐसे बनते हैं जिन्हें बॉडी यूज़ करती है, उन्हें कहते हैं यूज़फुल सब्सटेंसेस। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे बनते हैं जिन्हें बॉडी अपने अंदर से बाहर निकालती है, उन्हें हम कहते हैं वेस्ट सब्सटेंसेस। तो जो मेटाबॉलिज़म के दौरान सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसे बेटा हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट। और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बेटा उसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, हम सारी पढ़ेंगे। तो आपने बेटा पढ़ा हुआ है कि हमारी जो फूड है उसके जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। जब बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हम अपनी खुराक के ज़रिए अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब उनको ब्लड में अब्जॉर्ब करेंगे, ब्लड उनको जब हमारे सेल तक पहुंचाएगा तो सेल के अंदर उन कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? मेटाबॉलिज़म। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज़म के दौरान दो सब्सटेंसेस ऐसे बनते हैं जिन्हें हम वेस्ट सब्सटेंसेस कहते हैं। एक बेटा हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड
और दूसरा हमारे पास क्या है, वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के दौरान दो वेस्ट सब्सटेंसेस बने, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि ये किसके दौरान बने हैं, मेटाबॉलिज्म। किसके मेटाबॉलिज्म के दौरान, कार्बोहाइड्रेट। तो इन्हें हम कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट्स ऑन मेटाबॉलिज्म, दीज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब लिपिड्स यानी कि फैट्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं तो उनके मेटाबॉलिज्म के दौरान भी दो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बेटा, इन्हें भी हम कौन सा वेस्ट कहेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट। प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जब प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म किया जाएगा तो इनके मेटाबॉलिज्म के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, वाटर भी बनेगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और साथ में बेटा बनेगा नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट बेटा हम ऐसे वेस्ट मटेरियल को कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। उसकी एग्जांपल, मेजर एग्जांपल बेटा हमारे पास है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इनको मज़ीद भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो है वो जब मैं आपको एक्सक्रीशन वाला बेटा चैप्टर पढ़ाऊँगा ना, आर्टिकल पढ़ाऊँगा, तो एक्सक्रीशन वाले आर्टिकल के अंदर इनका मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये बेटा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट, ये तीनों बेटा हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, ये तीनों कौन सा वेस्ट है हमारे पास, मेटाबॉलिक वेस्ट। और इस मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से निकलना बेटा क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के लिए बेटा आप लोगों ने एक लफ्ज़ लाजमी तौर पे ज़हन में रखना है, वो कौन सा है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। एक और बेटा आप लोगों ने टर्म पढ़ी थी जिसे आपने डेफिकेशन का नाम दिया था, ये तो आपने पढ़ ली एक्सक्रीशन, और एक और टर्म बेटा आप लोगों ने पढ़ी थी डेफिकेशन। डेफिकेशन बेटा हम कहते हैं द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। जो फूड डाइजेस्ट हो जाती है ना बेटा, वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं होती वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। उसके रिमूवल को हम क्या नाम देते हैं, डेफिकेशन। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि डेफिकेशन इज़ नॉट कॉल्ड एक्सक्रीशन, कि इसे हम एक्सक्रीशन नहीं कहते। क्यों, बिकॉज फूड इज़ नॉट रीच द सेल, कि फूड जो है चूँकि वो डाइजेस्ट नहीं हुई, डाइजेस्ट ना होने की वजह से वो हमारे सेल तक नहीं पहुंची। जब बेटा वो हमारे सेल तक नहीं पहुंची तो उसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं हुआ, बिकॉज द फूड इज़ नॉट रीच द सेल एंड इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड। तो एक्सक्रीशन के लिए लाजमी ज़हन में रखना है कि जो चीज़ सेल तक पहुंचेगी और सेल के अंदर उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट बनेगा उसकी एक्सक्रीशन को हम, उसकी रिमूवल को हम क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन। तो यहाँ तक बेटा आज हमारा लेक्चर था। अगर लेक्चर समझ आए, अच्छा लगे तो बेटा इसे शेयर भी करना है, इसे लाइक भी करना है, और इसके नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है।